एवरीवन, वेलकम टू टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। मेरा आज का वीडियो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 पर है, जो BA LLB या LLB फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कई चीज़ें बताने जा रहे हैं, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज हम इस वीडियो में आपको क्या क्या बताएंगे, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा क्या है। डिफाइन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा विधि की परिभाषा बताइए। फिर बताएंगे हम इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। उसके बाद प्रोपोजल क्या है या फिर प्रस्ताव क्या है। फिर बताएंगे आपको डेफिनीशन ऑफ एग्रीमेंट, करार की परिभाषा, और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एग्रीमेंट मीन्स करार की संरचना के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। इसके अलावा यानी जो कुछ भी आज हम बता रहे हैं, इससे रिलेटेड 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, जो सारे लॉ एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट एक बार फिर है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आप सभी डेफिनेशंस को अच्छी तरह समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। संविदा की परिभाषा। संविदा दो या दो से अधिक व्यक्तियों, संविदा की परिभाषा में क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार है। यानी संविदा क्या है, उसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना ज़रूरी है, और साथ में संविदा विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार है। एक शब्द यहाँ पर आया है प्रवर्तनीय। प्रवर्तनीय का मतलब होता है लागू करना या लागू होना। तो वो करार जो कानूनन लागू किया जा सके, उसे आप संविदा कहेंगे। ठीक है, तो संविदा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विधि द्वारा या कानून द्वारा लागू किया जाने वाला करार है। अब एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि संविदा एक ऐसा करार है जो विधि के अंतर्गत प्रवर्तनीय है। यानी संविदा या कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कानून के द्वारा लागू किया जाता है, अर्थात वे करार जो कानून के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, वे संविदा नहीं हैं परंतु करार हैं। संविदा नहीं है लेकिन वो करार हो सकते हैं। अब देखते हैं संविदा विधि क्या है। संविदा विधि, तो संविदा विधि वह विधि है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लॉ है जिसमें संविदा के आवश्यक तत्वों को परिभाषित किया गया है। तो संविदा विधि में संविदा के आवश्यक तत्वों को, यानी किसी भी संविदा के लिए कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को परिभाषित किया जाता है। तो आवश्यक तत्व, संविदा के आवश्यक तत्व संविदा अधिनियम 1872 के धारा 10 में उल्लेखित हैं। अभी हम उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो धारा 10 में उल्लेखित है आवश्यक तत्व, उनको परिभाषित संविदा विधि में किया जाता है। इसके अलावा दूसरी चीज़, इसमें प्रवर्तन से संबंधित सामान्य सिद्धांतों का निरूपण किया जाता है। प्रवर्तन से संबंधित यानी विधि द्वारा लागू करवाने से संबंधित जो सामान्य सिद्धांत हैं, उनका निरूपण भी संविदा विधि के अंतर्गत किया जाता है। आइए अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट है कि संविदा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, जो अभी हमने पीछे आपको बात बताई। तो संविदा के आवश्यक तत्व
कोई भी करार संविदा कब बनता है उसके लिए ये 6 आवश्यक तत्व हैं। तो करार को विधि द्वारा प्रवर्तनीय बनाने के लिए यानी किसी भी एग्रीमेंट को कानून के द्वारा लागू करवाने के लिए इन निम्न तत्वों का होना आवश्यक है। नंबर 1, कम से कम 2 पक्षकार हों। किसी भी संविदा में कम से कम 2 पक्षकार हों, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। नंबर 2, करार का विधि पूर्ण उद्देश्य हो। कोई भी एग्रीमेंट हो वो लॉ के अंतर्गत हो यानी उसमें विधि या लॉ शामिल हो। नंबर 3, पक्षकार करार के लिए सक्षम हों। जो भी पक्षकार हों 2 या 2 से अधिक, वो सब के सब सक्षम हों। अब यहाँ पे सक्षम कौन लोग होते हैं? सक्षम वो होते हैं जो वयस्क हों। नंबर 1, वयस्क हों तो वो सक्षम पक्षकार है। नंबर 2, स्वस्थ चित्त वाला हो। स्वस्थ चित्त वाला सक्षम है। और नंबर 3, विधि द्वारा उसे अक्षम घोषित ना किया गया हो वो सक्षम है। अगर किसी कानून के द्वारा किसी पक्षकार को अक्षम घोषित कर दिया गया यानी वो सक्षम नहीं है तो उसे आप पक्षकार संविदा में शामिल नहीं कर सकते, किसी भी करार में शामिल नहीं कर सकते। अब नंबर 4 है पक्षकारों के मध्य स्वतंत्र सहमति हो। यानी जो पक्षकार हैं 2 या 2 से अधिक, उनके बीच में किसी भी करार के लिए आपस में सहमति होना भी ज़रूरी है। नंबर 4, करार के लिए वैध प्रतिफल हो। कोई भी करार जब पूर्ण होता है, जब सॉलिड हो जाता है या दृढ़ हो जाता है, जब एक दूसरे से हम वचन लेते हैं या वचन देते हैं, तब प्रतिफल का होना ज़रूरी है। यानी अगर कोई मुआवजा मिलता है, प्रतिफल यहाँ पे मुआवजा कह सकते हैं। मुआवजा अगर होता है, मुआवजा अगर किसी भी करार के लिए होता है। मान लीजिए कि एक मकान हम खरीद रहे हैं तो उस मकान के लिए कुछ पैसा हम दूसरे को देंगे तो हमारा वचन ज़्यादा दृढ़ हो जाएगा और दूसरा हमारे वचन पर एतबार भी कर लेगा। तो वैध प्रतिफल होना चाहिए। यानी अगर प्रतिफल अवैध है तो वो करार तो हो सकता है लेकिन संविदा नहीं हो सकता। जैसे आप सट्टा लगाते हैं तो वहाँ पे भी प्रतिफल तो होता है, पैसा तो मिलता है, मूल्य तो मिलता है, लेकिन वो अवैध है कानून के द्वारा। इसी प्रकार कहीं पे जुआ खेलते हैं, प्रतिफल तो है लेकिन वो अवैध है। बाजी की संविदा में प्रतिफल तो है लेकिन अवैध है, शून्य संविदा है, इसलिए वो करार तो हो सकता है लेकिन संविदा नहीं हो सकता। नंबर 6, करार विधि द्वारा शून्य घोषित ना हो। कोई भी करार लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा अगर शून्य घोषित करा गया है या उसे शून्य मान लेता है कानून तो वो संविदा नहीं होती। तो ये हैं संविदा के आवश्यक तत्व। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रस्ताव, या फिर इसे हम प्रपोजल भी कहते हैं या प्रस्थापना भी कहते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे के सामने कुछ करने या ना करने को अभिव्यक्त करता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने कुछ करने की इच्छा को प्रकट करता है या ना करने की इच्छा को प्रकट करता है और ऐसा करते समय उसका ये आशय रहता है कि दूसरा व्यक्ति उसकी इच्छा के प्रति अपनी सहमति प्रकट करे, तो पहले वाले को ये आशा रहती है कि दूसरे के सामने जो उसने इच्छा रखी है वो उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए उस इच्छा को पर सहमत हो जाएगा। तो उसे कहते हैं कि उन दोनों व्यक्तियों के बीच एक प्रस्ताव हुआ, एक ने प्रस्ताव रखा और दूसरे ने उस प्रस्ताव को ग्रहण किया। तो जो प्रस्ताव रखने वाला होता है उसे प्रॉमिसर कहा जाता है और जो प्रस्ताव स्वीकार करने वाला होता है उसे एक्सेप्टर कहा जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए रमेश ने रहीम के सामने ये प्रस्ताव रखा कि वह 50,000 रुपये में
उसकी मोटरसाइकिल खरीद ले, और रहीम ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अपनी सहमति दे दी कि हाँ वो उसकी मोटरसाइकिल को 50,000 रुपये में खरीद लेगा। तो जो रमेश की इच्छा थी उस इच्छा पे उसको सहमति मिल गई, किससे? रहीम से। तो रहीम यहाँ पर एक्सेप्टर हुआ, स्वीकार करने वाला हुआ, और रमेश प्रॉमिसर हुआ, प्रस्ताव करने वाला हुआ। तो आप प्रॉमिसर और एक्सेप्टर को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं करार क्या होता है। करार, जिसे हम एग्रीमेंट भी कहते हैं, तो हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग में समूह, कई वचनों का समूह, बहुत से वचन एक साथ मिला दिए जाए, ग्रुप जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हों। यानी अगर एक दूसरे से कोई वचन कर देता है, एक आदमी हो, एक पक्षकार हो या एक से अधिक पक्षकार हो, वो एक दूसरे को वचन देते हैं और उस वचन के बदले में कुछ मुआवजा मिलता है, कुछ प्रतिफल होता है, तो उसे ही हम करार कहते हैं, वो करार कहलाता है। तो जो एक दूसरे के प्रति प्रतिफल हो, प्रतिफल के बिना यानी मुआवजे के बिना, किसी मूल्य के बिना करार नहीं होता। करार में मूल्य आवश्यक है। अब एक चीज़ और इसकी याद करने की है कि केवल वही करार संविदा है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है। इसको हम पीछे भी बता चुके हैं कि कोई भी करार यानी सारे के सारे करार संविदा नहीं होते, यानी सारे के सारे करार संविदा नहीं होते, लेकिन सारी की सारी संविदा करार होती हैं। ठीक है, तो करार वही संविदा है जो विधि के द्वारा, मीन्स कानून के द्वारा लागू किए जा सकते हैं, वही करार संविदा है, अन्यथा वो संविदा नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि करार की संरचना के आवश्यक तत्व क्या हैं। कोई भी करार पूर्ण कब माना जाएगा, उसकी संरचना कैसे संभव है? तो सबसे पहले किसी भी करार के लिए 2 या 2 से अधिक पक्षकारों का होना आवश्यक है। 2 या 2 से अधिक अगर पक्षकार नहीं है तो कोई भी करार नहीं हो सकता। नंबर 2, पक्षकारों का एक ही विषय पर और एक ही भाव से सहमत होना। कोई एक ही विषय हो और दोनों लोग सहमत हों और एक ही भाव से भी सहमत हो। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से, मान लीजिए एक व्यक्ति आ है, एक व्यक्ति बा है। आ ने बा को ये प्रस्ताव दिया कि उसका मकान खरीद लो, तो प्रस्ताव हुआ। अब ये दोनों के दोनों का विषय एक ही है, एक मकान बेचना चाहता है, एक मकान खरीदना चाहता है। दोनों ने एक ने प्रस्ताव दिया, दूसरे ने स्वीकार कर लिया, तो एक ही विषय हुआ, एक ही भाव हुआ, दोनों सहमत हो गए, तो ये एक करार बन जाएगा। नंबर 3 देखते हैं, पारस्परिक विचारों की सूचनाओं का आदान प्रदान। यानी जो भी विचार हैं, जो भी बातें हैं, वो एक दूसरे को मालूम होना चाहिए। अगर सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं है तो करार संभव नहीं है। फिर इसी एग्जाम्पल को जो अभी हमने बताया, मान लीजिए एक मकान है, आ से आ बेचना चाहता है सा को, और उसने क्या करा, आ को आ से सा से, आ ने सा से नहीं कहा बल्कि इसने क्या करा, बा से कहा। आ ने बा से कहा कि तुम सा से बात करो कि वो मेरा मकान खरीद ले। तो आ ने बा से कहा, लेकिन बा ने क्या करा, सा को नहीं बताया। तो सा को नहीं बताया तो ये जो सूचनाएं थी उनका आदान प्रदान नहीं हुआ। तो अगर पारस्परिक सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हुआ तो वो आवश्यक तत्व नहीं हुआ, यानी करार की संरचना के लिए जो चीज़ ज़रूरी थी वो चीज़ यहाँ पर नहीं आई। नंबर 4 देखिए कि पक्षकारों में विधिक संबंध कायम करने का इरादा हो। विधिक संबंध मीन्स लॉ के, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी करार में, तो जितने भी पक्षकार हैं, 2 या 2 से अधिक जितने भी पक्षकार हैं, वो उस डिस्प्यूट को कानून के ज़रिए
कानून के ज़रिए सुलझाने का इरादा रखते हों तो ये करार के लिए आवश्यक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि एक करार विधि द्वारा तभी लागू करवाया जा सकता है, यानी किसी भी करार को कानूनन तभी लागू करवाया जा सकता है जब वह संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 के अंतर्गत वैध होता है। यानी वो करार जो धारा 10 के अंतर्गत वैध है, वैलिड है, वही करार विधि के द्वारा लागू करवाया जा सकता है, यानी उसके ऊपर वाद लाया जा सकता है। अब धारा 10 के अंतर्गत कौन से करार जो हैं वो वैध होते हैं, उसमें नंबर 1 है कि कम से कम 2 पक्षकार हों, पक्षकार करार करने के लिए सक्षम हो, पक्षकारों के मध्य स्वतंत्र सहमति हो, करार का विधिपूर्ण उद्देश्य हो, करार के लिए वैध प्रतिफल हो, करार विधि द्वारा शून्य घोषित ना हो। अगर ये सारे के सारे 6 आवश्यक तत्व हैं तो उस करार को विधि के द्वारा लागू करवाया जा सकता है, अन्यथा नहीं करवाया जा सकता। मेरे ख्याल से आपको करार की संरचना के आवश्यक तत्व समझ में आ गए होंगे। अब आइए हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हमने अभी तक पढ़ाया है उससे रिलेटेड, जो सभी के सभी लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम्स या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा होता है, ये किस धारा में उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है धारा 2 जा में, और धारा 2 का में क्या उल्लेखित है? धारा 2 का में प्रस्ताव की डेफिनेशन, प्रस्ताव या प्रस्थापना या प्रपोजल की डेफिनेशन, और धारा 10 में क्या है? आवश्यक तत्व संविदा विधि से रिलेटेड आवश्यक तत्व इसमें धारा 10 में उल्लेखित हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक करार को विधि द्वारा प्रवर्तनीय बनाने के लिए आवश्यक तत्वों का उल्लेख कहाँ है? तो अभी हमने बताया धारा 10 में है कि करार को विधि द्वारा प्रवर्तनीय बनाने के लिए आवश्यक तत्वों का उल्लेख धारा 10 में है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तीसरा देखते हैं कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 जा के अनुसार, 2 जा क्या कहती है कि हर एक वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार है। 2 जा के अनुसार है? नहीं है, गलत। वही करार संविदा है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। बी ऑप्शन सही है। धारा 2 जा क्या कहती है? करार की डेफिनेशन संविदा की डेफिनेशन में कहती है, संविदा की डेफिनेशन ही को डिफाइन करती है। करार 2 जा कहती है कि वही करार संविदा है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। ये धारा 2 जा के अनुसार है। ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्रस्थापना या फिर प्रस्ताव भी इसे कहते हैं या प्रपोजल का उल्लेख संविदा अधिनियम की किस धारा में मिलता है? तो प्रपोजल का जो उल्लेख है वो धारा 2 का में मिलता है। ऑप्शन ए सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किसी संविदा की आवश्यक शर्तों में से एक निम्नलिखित है। कोई भी संविदा होने के लिए कौन सी शर्तें होती हैं? तो 6 शर्तें होती हैं, हमने आपको बताई। नंबर 1, कम से कम 2 पक्षकार हों। नंबर 2, पक्षकार करार करने के लिए सक्षम हो। नंबर 3, पक्षकारों के मध्य स्वतंत्र सहमति हो। नंबर 4, करार का विधिपूर्ण उद्देश्य हो। नंबर 5, करार के लिए वैध प्रतिफल हो। और नंबर 6, करार विधि द्वारा शून्य घोषित ना हो। ये 6 आवश्यक तत्व हैं। इन 6 में से कौन सा ऐसा है जो इसमें है? तो वो है कम से कम 2 पक्षकार हों। ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो प्रस्ताव 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका अभिव्यक्त प्रस्ताव, और नंबर 2 है विवक्षित प्रस्ताव। ये 2 प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मौखिक प्रस्ताव कहलाता है। तो इनमें से मौखिक प्रस्ताव कौन होता है? अभिव्यक्त प्रस्ताव कहलाता है। तो कौन कौन से होते हैं? मौखिक प्रस्ताव, लिखित प्रस्ताव,
उपयुक्त दोनों, तो उपयुक्त दोनों इसका आंसर सही है। तो मौखिक प्रस्ताव जो होते हैं वो अभिव्यक्त प्रस्ताव जो होते हैं वो मौखिक भी हो सकते हैं और लिखित भी हो सकते हैं। तो सही आंसर है उपयुक्त दोनों हो सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आ बा से अपनी गाय 2000 रुपये मूल्य पर बेचने की अपनी इच्छा इस दृष्टि से प्रकट करता है कि बा गाय खरीदने की अनुमति प्रदान कर देगा। तो आ और बा के बीच ये क्या हुआ, आ ने बा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो 2000 रुपये में गाय खरीद ले, तो ये प्रस्ताव हो गया। अब इसमें कहा गया है कि आ प्रॉमिसर है, बा एक्सेप्टर है, आ व बा दोनों सही है, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। और डी कह रहे हैं कि बा प्रॉमिसर है। तो आ ने प्रस्ताव रखा है तो आ तो प्रॉमिसर हुआ, ठीक है। बा ने प्रस्ताव को ग्रहण कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो बा एक्सेप्टर हो गया। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, तो आंसर आपका सी सही है। आ और बा दोनों सही हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है कि सरकारी संविदा का उल्लेख भारतीय संविदा के किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविदा के किस अनुच्छेद में सरकारी संविदा का उल्लेख है। तो सरकारी संविदा का उल्लेख अनुच्छेद 299 में है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न में से सक्षम पक्षकार नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सक्षम पक्षकार है नहीं, सक्षम पक्षकार नहीं है, यानी अक्षम पक्षकार किसे कहते हैं। तो वयस्क व्यक्ति तो सक्षम पक्षकार होता है, स्व और सी वाले में है स्वस्थ चित्त व्यक्ति भी सक्षम पक्षकार होता है, और ए और सी दोनों के दोनों सक्षम पक्षकार होते हैं। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है कि विधि द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति सक्षम पक्षकार नहीं होता, यानी किसी लॉ ने अगर किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया है यानी वो सक्षम नहीं है, तो वो अक्षम पक्षकार कहलाएगा। तो ये दोस्तों 10 क्वेश्चन हो गए हैं जो सारे के सारे लॉ के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जितना हमने पढ़ाया है उससे ही हमने ये 10 क्वेश्चन लिए हैं। अब आगे का वीडियो जो आएगा उसमें जितना हम पढ़ाएंगे उससे क्वेश्चंस लेंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टीच मी मैथ्स एंड जीएस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।